हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 आपका आत्म एवं व्यक्तित्व को नेक्स्ट ये आपकी वीडियो है, इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं अभी तक यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी ने इसके पहले की वीडियोस देख रखी है। नहीं देखा तो आप सबसे यही कहूँगा कि वीडियो को देखिए। जब तक आप पीछे की वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट आपका कर रखा है, उसको आप देखिए। चैप्टर 1 पे आपको एक बूस्टर वीडियो मिलेगी साइकोलॉजी की, चैप्टर 1 की बूस्टर वीडियो, जो कि एक कंप्लीट रिवीजन आपकी कराएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की जब आप उसको अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरह से एक सिंगल वीडियो आपका कंप्लीट रिवीजन कराती है। राइट, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि कंप्लीट साइकोलॉजी आप जरूर पढ़ें और स्टेप बाय स्टेप अपनी लर्निंग को प्रोसेस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो जिसके अंदर हम लोग आत्म एवं व्यक्तित्व, जो कि आपका साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से कलरफुल है, प्रॉपर तरह से एक एक सिंगल सिंगल आपके कंसेप्ट को मैंने समझाया है। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने उसको भी बताया है। सो आप सब उसको देखेंगे और इस तरह से डेफिनेटली मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि आपका जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है और बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपका किसी का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं, राइट, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारे टॉपिक जो मैंने कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं प्ररूप, उपागम, और ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइप ए टाइप की जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, टाइप बी है ना, टाइप सी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सो और टाइप डी की आपकी जो है, ये तीनों चारों प्रकार के जो पर्सनालिटी हैं, जो व्यक्तित्व है आपका, उसको पूछा गया है। तो अभी मैं आगे चलता हूँ। बेसिकली ये सारा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है, तो आज की जो क्लास है बेसिकली इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक को कवर करेंगे। और ये जो मैंने आपको इसके पहले की जो वीडियो मैंने बनाई थी, आज की जो वीडियो बन रही है इसके पहले की जो वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने इसको कवर किया था, व्यक्तित्व की संरचना, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर हमने ईड, अहम और परा अहम को हमने बेसिकली स्टडी किया था। ठीक है, सो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब अच्छे से समझ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको दोबारा से बता दूं, हो सकता है आप चैनल पे पहली बार आए हैं। ये आपका एक टॉपिक है, मतलब सिंपल सा पॉइंट है, लिबिडो। इसे हम काम शक्ति कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सो आप इन सब को बहुत अच्छे से देखेंगे और मेरी वीडियो को आप देखिए। अगर आपके कोई डाउट्स बन जाते हैं तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, जो कि यहाँ पर आपको इसमें मिल रहा है, अहम रक्षा युक्तियाँ। ठीक है, तो आपका टॉपिक क्या है आज का? अहम रक्षा युक्तियाँ। ठीक, सो अहम को आपने समझा है, अभी तक आपने अहम को समझा। अहम मतलब सेल्फ होता है, जिसे आपने समझा है, आत्म जिसे कहेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अहम को हम यहाँ पर सेल्फ न कह करके अगर हम ईगो कहें, बेसिकली वो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज सेल्फ का मतलब आत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अहम को आत्म न करके कह करके हम इसे ईगो कहें। ईगो मतलब अहम। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से यहाँ पर अहम रक्षा युक्तियाँ, अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या युक्तियाँ किस प्रकार से लोग अपनाते हैं, कैसे कैसे अलग अलग तरह से वो अपने आप को बचाते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पर बेसिकली हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के पहले बेसिकली मैंने आपको समझाया था, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ पेज पे। सो यहाँ देखो, अहम यहाँ पर आपको मिल जाता है, इसे ईगो कहा गया है। एक्चुअली इसका थोड़ा सा रिलेशन आत्म जैसा भी लग रहा है, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। इस तरह आपको सही बताऊं तो अहम जो ईगो है, ईगो को कुछ लोग नेगेटिव ही लेते हैं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव ही हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक दोनों तरह से हो सकता है। ईड, अहम और पराहम, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। सो यहाँ पर इन्होंने जो आपसे कहा है टॉपिक के हेडिंग में कि अहम रक्षा युक्तियाँ, मतलब अपने ईगो को बचाने के लिए हम अलग अलग रक्षा युक्तियाँ अपनाते हैं। अपने अहम को बचाने के लिए अलग अलग हम मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनाते हैं। ठीक है, उसी को मैं यहाँ पर समझाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो साइकोलॉजी के जो महान वैज्ञानिक है फ्रायड जो है, उनका नाम आपको बहुत बार इस टॉपिक की इस चैप्टर में मिला है। ठीक है, फ्रायड के अनुसार मनुष्य के अधिकांश व्यवहार दुश्चिंता के प्रति उपयुक्त समायोजन और पलायन को प्रतिबिंबित करते हैं। कह रहा है, फ्रायड कह रहे हैं कि मनुष्य के जो अधिकांश विचार होते हैं,
ठीक है, वो कैसे होते हैं, अगर उनके अंदर दुश्चिंता होती है, ठीक है, मतलब किसी गलत बात को लेकर या किसी समस्या से लेकर उलझे होते हैं या नकारात्मकता होती है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उपयुक्त समायोजन करते हैं। जो ऊपर आपने हमने सबने पढ़ा है, ऊपर के जो टॉपिक्स पढ़े हैं, कह रहा उन सब का समायोजन करते हैं, या तो पलायन करते हैं या तो समस्या को छोड़ के भाग ही जाते हैं बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई समस्या अगर आती है, तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक तो समायोजन करते हो उन समस्याओं से निपटने के लिए या लड़ने के लिए या सामना करने के लिए, या तो सीधा आप पलायन कर जाते हो, ठीक है। सो अतः किसी दुश्चिंताजनक स्थिति का अहम मतलब ईगो किस ढंग से सामना करता है, ठीक है, मतलब आप दुश्चिंताजनक स्थिति में अगर है तो आपका जो अहम है, आपका जो ईगो है, वो किस तरह से सामना करेगा, ठीक है। यही व्यापक रूप से निर्धारित करता है कि लोग किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, ठीक है। सो इस बात का ये निर्धारण कर देता है कि लोग जो है वो किस प्रकार से व्यवहार करने वाले हैं अपने दुश्चिंता को क्या करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उससे बचाने के लिए। क्राफ्राइड का विश्वास था कि लोग दुश्चिंता का परिहार रक्षा युक्तियां विकसित करके करते हैं, ठीक है। कह रहा है दुश्चिंता का जो परिहार है, मतलब उसको हटाने का जो तरीका है, बेसिकली रक्षा की युक्तियां अलग अलग ढूंढते हैं, और ये रक्षा युक्तियां मूल प्रवृत्तिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता से अहम की रक्षा करती है, और इस तरह से आपका जो ईगो है वो उसकी रक्षा हो जाती है। मतलब आपके अंदर जो ईगो, अब ये ईगो थोड़ा नेगेटिविटी के साथ में अगर मैं लेकर समझाऊं, तो मैं यहाँ पर इन दिनों बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ है कि न्यूज़ क्या, बहुत दुखद घटना है। सुशांत सिंह राजपूत की जो अभी आपने सुसाइड आपने देखा है, सुना है, ठीक है, ये बहुत ही दुखद घटना है स्टूडेंट। तो इसके अंदर अभी मैं आपको बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल मैं दूं कि सुशांत सिंह जो बेसिकली थे बेसिकली, वो एक इस प्रकार के कलाकार हैं कि उन्होंने उन्होंने कुछ इतना बेहतर बॉलीवुड में करने की शुरुआत की थी, या इतना बेहतर कर रहे थे कि लोगों को, दूसरे लोगों को, जो उनके और जो कॉम्पिटिटर थे या है, ठीक है, उनको क्या होने लगी, उनसे दिक्कत होने लगी। उनको लगने लगा कि कहीं उनका जो क्या कहते हैं, ऐसा ना हो जाए समय कि वो सब बाइकआउट हो जाए, पीछे चले जाएं। और यही सच्चाई है, आपको बताऊं, उन्होंने कोई सुसाइड नहीं किया है। मेरा भी अनुभव यही कहता है, मेरी भी समझ यही कहती है, उन्होंने कोई सुसाइड नहीं किया है, पूरी तरह से प्लान मर्डर है। प्लान क्या है, मर्डर है। और जो चीज़ आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं का एग्जाम्पल लेके अगर यहाँ समझाऊं, तो अब यहाँ पर आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके अंदर एक ईगो था कि यार अगर ये नंबर वन हो जाएगा, ठीक है, अगर ये बंदा जो आया है बाहर से, अलग स्टेट से, बाहर के स्टेट से निकल के आया, आउटसाइडर है, इसका कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो अगर ये आगे निकल जाएगा तो हम लोग का क्या होगा। और डेफिनेटली अगर सुशांत सिंह जी रहते बॉलीवुड में, तो एक समय जरूर आता कि वो जितने भी अभी नामी जो जो भी एक्टर जिसे आप कहते हैं, जैसे सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए नंबर वन, जिसे किंग खान कहते हैं, शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन थे सुशांत, लेकिन मुझे उनसे मतलब उनके बारे में देख के समझ के यही लगा है कि मतलब कितने गंदे हैं, कितनी गंदी इनकी मानसिकता है। एक बार भी बंदा बाहर खड़ा होके नहीं आया कि कुछ बोला उनके प्रति, ठीक है। सो ये बेसिकली मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, सुशांत का बेसिकली मैं फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन एक मानवता के नाते मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मतलब गंदी एक गंदी जो है, एक क्या करते हैं वहाँ पर, एक एक मतलब एक नीति चला के रखते हैं बॉलीवुड के अंदर, जो चीज़ अपने को देखने को मिली है। तो इन लोगों को खास कर क्या था, डर था कि ये जो सुशांत है, अगर ये रह गया बॉलीवुड में, तो एक समय आएगा, वो समय ज़्यादा दूर नहीं है कि हम सबका बाइकआउट हो जाएगा, हम सब पीछे रह जाएंगे और ये बंदा आगे निकल जाएगा। वो बंदा बाहर से है, तो जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हमारी फैमिली का होता, हमारे परिवार का होता, या हमारे रिलेशंस में होता, तो शायद उनके लिए इस बात से थोड़ा सा वो चलो हजम भी कर जाते, लेकिन उस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ आप इसे इस तरह से ले सकते हैं, उनके अंदर एक ईगो था, ठीक है। और उस ईगो को ठेस न पहुंचे, मतलब उनको इस चीज़ का ठेस न लगे कि कोई आउटसाइडर आके इतना सफल हो जाता है, इसकी वजह से वो ऐसे कदम उठाते हैं। उनके मदर, जिसको वो सुसाइड अभी कह रहे हैं, बेसिकली एक तरह का मदर है वो, जिसको उन्होंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि दुश्चिंता का परिहार रक्षा युक्तियां विकसित करके
करते हैं। ये रक्षा युक्तियाँ मूल प्रवृत्तिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता से अहम की रक्षा करती है। तो यहाँ पर आपके ईगो की रक्षा करने के लिए कुछ आप गलत कदम उठा जाते हैं, जैसा कि बॉलीवुड के लोगों ने उठाया है सुशांत सिंह राजपूत के प्रति। कह रहा है इस प्रकार रक्षा युक्तियाँ डिफेंस मैकेनिज्म वास्तविकता को विकृत कर दुश्चिंता को कम करने का एक तरीका है। ठीक है, मतलब उनके अंदर देखो, यहाँ बहुत सटीक एग्जांपल आपको मिल रहा है कि उन एक्टर एक्टर या एक्ट्रेस के अंदर जो है बेसिकली क्या थी, एक्ट्रेस तो नहीं कहूँगा, एक्टर ही कहूँगा, बिकॉज एक्टर का ही बेसिकली बोलबाला है बॉलीवुड में। एक्ट्रेस बेचारी तो वो तो आती हैं 2-4 साल के लिए, बस उसके बाद चली जाती है। ठीक है, सो उन एक्टर्स के अंदर दुश्चिंता थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, बिकॉज उनको पता था कि अगर ये बंदा रहा तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इस बॉलीवुड से। ठीक है, या हम पूरे डिग्रेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसी दुश्चिंता का कारण है कि उनकी ईगो को ठेस न लगे, उनके अहम को ठेस न लगे, उन्होंने ऐसे विकृत मतलब तरीके को अपनाया है। यद्यपि दुश्चिंता के प्रति की जाने वाली कुछ रक्षा युक्तियाँ, तो ये बेसिकली क्या है, अपनी रक्षा तो उन्होंने की है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मार के क्या की है, अपनी रक्षा की है। रक्षा युक्तियां को सामना अनुकूलित तो होती है, लेकिन कई बार अनुकूलित तो होती है, कई बार नहीं होती है। जैसे यहाँ पर ये चीज़ें अपने को देखने को मिल रही है जो पूरी तरह से अनुकूलित बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं है। ठीक है, तथापि ऐसे लोग जो इन युक्तियों का उपयोग इस सीमा तक करते हैं कि वास्तविकता वास्तव में विकृत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर वास्तविकता स्टूडेंट्स विकृत ही हो गई है। जो वास्तविकता आपको देखने को मिल रही है वो पूरी तरह से विकृत हो गई। तो वे विभिन्न प्रकार की कुसमय योजक, ठीक है, व्यवहार विकसित कर लेते हैं। ठीक है, मेरी बात आप शायद समझ पा रहे होंगे, मैंने आपको क्या समझाया अभी कि यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक ईगो होता है, सबके अंदर होता है एक ईगो। ईगो आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं आपके अंदर एक ईगो ऐसा है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आप समझा रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए। आपके अंदर एक ईगो ऐसा है कि मैं क्लास में फर्स्ट रहूँ। ठीक है, मैं क्लास में फर्स्ट रहूँ, एक ईगो है, एक मतलब माइंड सेट है आपका कि मैं क्लास के अंदर फर्स्ट रहूँ, फर्स्ट आऊँ। ठीक है, नंबर 1 रहूँ। लेकिन आपको ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा मतलब उसी क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट जो न्यू एडमिशन लेता है और वो आपको ज़्यादा, आपसे ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा होनहार, ज़्यादा अच्छा दिखाई देने लगता है। तो आप सोचते हो यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये तो मेरा ईगो जो है वो हर्ट हो रहा है। आपके दुश्चिंता का एक कारण बन जाएगा कि जब दूसरा विद्यार्थी जो आपका एज ए कॉम्पिटिटर आपने उसे समझ लिया, वो आपको नहीं समझ रहा है, वो निकल के आया है, वो आपसे अच्छा है, बेहतरीन है पढ़ने में। ठीक है, आपसे बेहतरीन है हर चीज़ों को करने में। तो आप वहाँ पर क्या हो जाएंगे, आप वहाँ पर निश्चित रूप से चिंतित हो जाएंगे, आपके अंदर दुश्चिंता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। और देखो अब यहाँ पर नेगेटिव तरह, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है तभी ऐसा होगा, अदरवाइज उसे आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके अंदर सकारात्मकता है तो आप उसे कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हो, प्रयास अपना बढ़ा सकते हो, उससे दोस्ती कर सकते हो, उससे मिलकर पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन नहीं, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आपके अंदर दुश्चिंता होगी, यार मैं इसका किसी भी तरह से पत्ता साफ करूं और नंबर वन मैं ही बना रहूं। ठीक है, मैं हर मायने में नंबर 1 था तो मैं अभी नंबर 1 मैं ही बना रहा हूं, मैं इसको किस तरह से बाइकआउट करूं, साइड करूं। ठीक है, तो वही हाल जो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वही हाल सुशांत सिंह राजपूत का भी हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ अहम और उसके दुश्चिंता के प्रभाव किस प्रकार से होते हैं। फ्रायड ने अनेक विभिन्न प्रकार की रक्षा युक्तों का वर्णन किया है और फ्रायड ने जो है अलग अलग प्रकार की रक्षा युक्तों का वर्णन किया है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण दमन है, रिप्रेशन है। ठीक है, दमन कर देना, जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह से चेतना स्तर में विलुप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो चेतना के स्तर से मतलब इतना ज़्यादा आप जो है बिल्कुल उस दुश्चिंता का प्रभाव इतना ज़्यादा आपके ऊपर पड़ गया है कि आप पूरी तरह से दमन अवस्था में पहुंच चुके हैं और आपको कुछ पता नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। राइट, समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपकी क्लास में आपके एक सर हैं, टीचर हैं, उन्होंने क्या किया, आपकी किसी मिस्टेक की वजह से आपको उन्होंने आपकी मतलब क्लास के अंदर इंसल्ट कर दी। ठीक है, और आपको इंसल्ट होते ही आपका जो ईगो है, बिकॉज आपकी मान लेते क्लास में रिस्पेक्ट थी, लेकिन जैसे उन्होंने इंसल्ट की, बढ़िया वाली इंसल्ट की, तो आपका ईगो जो है वो इतना ज़्यादा पेनफुल हो गया, इतना दर्द हो गया आपको, आपके ईगो के अंदर, आपकी दुश्चिंता का वो कारण बन गया। और आप मतलब इतना हैरान हो गए कि आपने सोचा यार मतलब
ये कैसे हो गया मतलब मेरे साथ, ठीक है, और आप उसी चीज़ को लेके चिंतित हो, तो आप उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या कर जाते हो, कई बार मान लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने उस टीचर को पत्थर से, है ना, आते जाते देखा और सिर उसका फोड़ दिया। आप ये चाह रहे हैं कि बस ये मेरे आंखों के सामने दिखना नहीं चाहिए, और जब आपने सिर फोड़ दिया, आपसे पूछा गया यार बेटा आपने ऐसा क्यों किया, तो आप बोलोगे सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं क्या कर गया, मुझे बिल्कुल पता नहीं। तो यहाँ पर दुश्चिंता की अवस्था में जब दमन हो जाता है इंसान का, तो वो कुछ भी कर जाता है। देखो यहाँ लिखा है कि मैं नहीं जानता हूँ, कि आपको पता नहीं है कि मैंने क्यों किया, क्या किया, ठीक है। आप अपनी सुध में नहीं होते हो, ऐसे गलत कदम उठा जाते हो जो आपको रेप जैसे घिनौने क्राइम या मर्डर जैसे जो अभी रिसेंटली हुआ है, जैसे सुसाइड लोग बता रहे हैं अपने पैसे और ताकत के बल पे, ठीक है, जो सुसाइड नहीं है, ठीक है। अब ऐसे जो क्राइम होते हैं बेसिकली वो कुछ ऐसी अवस्था को ही बताते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आई होप कि आप इस रियलिस्टिक एग्जाम्पल के बेसिस पे आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो आगे चलते हम लोग, मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे अवस्था में क्या होता है, इंसान बिल्कुल उसको समझ नहीं होती, वो क्या कर रहा होता है, वो पूरी तरह से समझ विहीन होता है। कह रहा है अन्य प्रमुख रक्षा युक्तियाँ, या और ये क्या है, ये क्या है बताऊं, ये आपकी रक्षा युक्ति है स्टूडेंट्स। ये क्या है, रक्षा, आपने टीचर का सिर फोड़ दिया, या सुशांत जैसे एक ग्रेट एक्टर का लोगों ने मर्डर कर दिया, ये क्या है, एक रक्षा युक्ति। उन्होंने अपने आप को बचाना चाहा, उनको डर था, ठीक है, उनको डर था कि कहीं ये बंदा मुझसे आगे न निकल जाए, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे बहुत सारी बातें अभी इसमें निकल के आएंगी, ठीक है, अभी आप देखते रहेंगे, न्यूज़ से कनेक्ट रहेंगे तो पता लगेगा आपको, ठीक है। कह रहा है अन्य प्रमुख रक्षा युक्तियों में परपेक्षण, अस्वीकरण, प्रतिक्रिया, निर्माण एवं और युक्तिकरण आते हैं। मतलब अन्य जो रक्षा युक्तियां हैं उसके अंदर आपके कुछ रक्षा युक्तियों के प्रकार बताए हैं। प्रक्षेपण आपका है, दूसरा है अस्वीकरण हो गया, प्रतिक्रिया निर्माण, और युक्तिकरण आते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन होता है, में लोग अपने विशेषकों को दूसरे पर आरोपित करते हैं। कह रहा है इस बेसिकली युक्ति के अंदर लोग क्या करते हैं, अपने विशेषकों को दूसरे पर आरोपित करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, गुस्से में आ गए, उसको आपने उसको थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया, और फिर आपसे पूछा गया कि आपने क्या किया, तो आप बोलते हैं यार वो सब सारी प्रॉब्लम उसकी थी, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप मतलब आपको क्या लगता है जो आपका विशेषक है, आप उसे दूसरे पे आरोपित कर रहे हो, मतलब बता रहे हो कि नहीं उसकी वजह से वो बहुत आक्रामक था, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक, जबकि गलती आपकी। तो ये क्या है, आप अपने आप को बचाने की वजह से ऐसा कर रहे हो, ठीक है, वही है आप समझा रहे हैं। कह रहे एक व्यक्ति जिसमें प्रबल आक्रामक प्रवृत्तियां हैं वह दूसरे लोगों में अत्यधिक रूप से अपने प्रति होने वाले व्यवहारों को आक्रामक ही देखता है। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति बहुत आक्रामक अगर है, बहुत मतलब इसे गुस्से वाला, अनवांटेड, मतलब गुस्से वाला तो लगभग सभी होते हैं, थोड़े बहुत होना चाहिए, लेकिन अनवांटेड कुछ लोग मतलब सनकपन जिसे कहते हैं, जैसे ये अपना बॉलीवुड में अपना जो एक्टर है सलमान खान, ये इसके अंदर सनकपन है, ये बहुत पागलपंती करता है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ठीक, जिसके अंदर सनक होती है। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ सलमान के फैन उनको बुरा लगे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ स्टूडेंट, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकता है, मैं अभी बेस्ट एग्जांपल अभी रिसेंटली चल रहा है न्यूज़, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो जिसके अंदर सनकपन होती है उसको उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि यार सामने वाला मतलब मुझसे आगे कैसे निकल सकता है, तो गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं नंबर वन हूँ, मैं चलूंगा आगे, ठीक है। तो अब इस सनक में जब वो मिस्टेक करता है तो उसको खबर नहीं होती, वो सामने वाले को दोषी ठहराता है, उसको लगता है कि सामने वाला ही दोषी है, जबकि प्रॉब्लम उसके साथ में है। तो एक जो है ये रक्षा युक्ति है। दूसरा है अस्वीकरण, इसे डिनायल कहते हैं, में एक व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को स्वीकार करना नकार देता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, बंदा ऐसी अवस्था में चला जाता है, इस नकारात्मकता में चला जाता है, इस रक्षा युक्ति में घुस जाता है कि वो वास्तविकता को ही भूल जाता है। मतलब उसको नकार देता, नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, या मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। उदाहरण के लिए HIV या एड्स से ग्रस्त रोगी, अगर उसके अंदर इतनी ज़्यादा चिंता भर गई कि वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कि मतलब वो उस चीज़ को नकारता है कि मुझे एड्स नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो, मतलब वो दुश्चिंता का एक कारण है, उसको उसकी रक्षा करने का एक कारण है। वो मतलब इतनी चिंता में डूब गया है, सकारात्मक नहीं है कि सकारात्मकता की वजह से वो मना कर रहा है कि नहीं मुझे एड्स नहीं है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ठीक कर लूँगा। वो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में पहुँच चुका है कि अपनी चिंता की वजह से वो कह रहा है नहीं मेरे साथ ऐसी समस्या नहीं है। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन इन्फॉर्मेशन जो सबके अंदर होती है, कह रहा है में व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं और इच्छाओं से ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार
अपनाकर अपनी दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है। इसके अंदर जैसे मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति के अंदर काम इच्छा है, उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर अगर जगती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, मान लेते हैं कुछ अपने माइंड को अलग जगह कुछ अच्छे कामों में या अच्छी जगह पर वो लगा लेता है और अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक दुश्चिंता का ये भी एक कारण होता है, ये भी एक प्रकार के अपनी एनर्जी का डाइवर्जन करना होता है। सेक्सुअल डिज़ायर का मतलब एक एनर्जी का फ्लो होता है स्टूडेंट्स। अब उसका भी एक सर्टन प्रोसेस होता है। अब वहाँ पर अपनी एनर्जी को एक अलग डायरेक्शन में जब डाइवर्ट इंसान करता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर उसके अंदर दुश्चिंता का एक कारण और उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके व्यवहार भी बदल सकते हैं और वो कुछ उसका जो प्रतिफल हो सकता है, अगर उसकी बौद्धिक स्तर इतना नहीं है तो कुछ नुकसानदायक भी हो सकता है। और इसका जो लास्ट उन्होंने बताया है दुश्चिंता का और जो बेसिकली प्रकार, उसके अंदर युक्तिकरण है। तो युक्तिकरण में बेसिकली क्या है, में व्यक्ति अपनी तर्कहीन भावनाओं और व्यवहारों को तर्कयुक्त स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, इसमें बेसिकली जो व्यक्ति जिसके अंदर दुश्चिंता है, जो चिंताग्रस्त है, ठीक है, वो क्या करता है, अपनी बेवकूफ़ी वाली बातों को भी वो तर्कपूर्ण ढंग से बताता है। वो अपनी ही बातों को प्रूव करने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं कोई एक विद्यार्थी है, उसके पेपर पे मार्क्स मतलब उसके एग्ज़ाम में अगर मार्क्स कम आए, ठीक है, अब उसके फ्रेंड उसे कह रहे हैं यार तूने पढ़ा नहीं, इसके वजह से तेरे नंबर कम आए। नहीं, वो मानेगा नहीं, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी वजह से मेरे कम तो आए नहीं है, मेरे कम तो इसकी वजह से आए कि बिकॉज उस दिन बिल्ली रास्ता काट गई थी, या जो है क्या कहते हैं एग्ज़ामर अच्छा नहीं आया था, मुझे चीटिंग करने का मौका नहीं मिला, या कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी बातें बताएगा आपको कि वो उस चीज़ को विश्वास करेगा नहीं, उस चीज़ को मानेगा नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं युक्तिकरण, इसे इंग्लिश में कहा गया रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो समझ रहे हो स्टूडेंट्स की किस तरह से दुश्चिंता का प्रभाव किस तरह से आपके सिर पे चढ़ के बोलता है। कह रहा है जो लोग रक्षा युक्ति का उपयोग करते हैं वे प्रायः इसके प्रति जागरूक नहीं होते। फिर ध्यान सुनो, क्या कह रहा है, जो ऐसी युक्तियाँ अपनाते हैं वो इसके प्रति जागरूक नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता वो कर क्या रहे हैं, जो चीज़ हो रही है। ठीक है, अभी अपने बॉलीवुड में हुई है, उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, कितना जुर्म कर दिया, कितना घिनौना काम कर दिया, उनको इस चीज़ का पता नहीं है, उन्होंने कर दिया बस। ठीक है, अब उसका परिणाम क्या होगा देखा जाएगा। ठीक है, अगर उनकी ताकत और उनका पैसा काम आया तो कुछ नहीं होगा, अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से चीज़ें आपको अपने समाज में देखने को मिलती है। और फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने दावा किया है इस बात पर, इन अध्ययनों पर उन्होंने दावा किया है कि ये सारे इस प्रकार से जो है काम करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं। सो व्यक्तित्व के विकास की स्टूडेंट्स अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली फ्रायड का यह दावा है कि व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष आरंभ में ही स्थापित हो जाते हैं। मतलब हमारे जो व्यक्तित्व हैं, हमारी जो पर्सनालिटी होती हैं, उसकी जो शुरुआत होती है वो शुरू में ही वैसे एकदम बिल्ड हो जाती है, बन चुकी होती है। अब बाद में बस उसका हमारी बॉडी बढ़ती है, हमारा व्यक्तित्व वो सेट हो चुका होता है, व्यक्तित्व को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी जैसी पर्सनालिटी बन चुकी है, अगर हम शाई हैं, शर्मीले किस्म के हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यक्तित्व हमारे बुढ़ापे तक रहेगा। अगर हम फ्रैंक है ना, बचपन से ही, तो वो निश्चित है कि वो हमारे साथ तक रहेगा। तो ये कहने का मतलब उसे बदला भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स। और उसकी जो नींव है, उसकी फाउंडेशन जो है अपने व्यक्तित्व या अपने पर्सनालिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसकी जो फाउंडेशन है वो बचपन में ही होती है। उसकी अवस्था 5 इन्होंने बताई है। तो मैं एक एक अवस्था को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैं कोशिश यही करूँगा वीडियो छोटी रखने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स वीडियो बड़ी होने से बेटर है कि आपको नॉलेज सही मिले। अगर आप नॉलेज सही नहीं लोगे तो वीडियो छोटी सी हो और समझ में कुछ नहीं आए, मैं एग्जांपल नहीं दूँ, समझाऊँ नहीं, तो फिर मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की 5 अवस्था है, 5 स्टेजेस हैं। पहला है मौखिक अवस्था। ध्यान समझिएगा, ये थोड़ी सी गूढ़ बातें हैं, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बातें हैं, थोड़ी जटिल बातें हैं। इसको आप ध्यान समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। अपने बचपन में जाके आप अपने अगल बगल किसी छोटे बच्चे को जब आप देखोगे ध्यान से, तो उसे देख करके आप जरा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करना, तो समझ में आएगी। तो पहला है आपका है क्या कहते हैं, पंच अवस्था में सबसे पहला जो स्टेज आता है वो है मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था मतलब मुख की अवस्था, जो चीज़ें मुंह से होती है। अब जरा ध्यान समझो, एक नवजात जो शिशु होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जब शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, या हम ले लें उसको 10 15 20 महीने, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक, ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, बिकॉज नेचर ने हमें इस प्रकार बनाया है कि हम डिमांड ऑटोमेटिकली करने लगते हैं, हमें भूख लगती है। ठीक है, हम पैदा होते ही
चिल्लाते हैं, रोते हैं और भूख का अनुभव बच्चा करने लगता है, तो उसको भूख मिटाने के लिए उसके मुख द्वार से, उसके मुख से, चाहे वो दूध हो या कुछ भी हो, उसकी भूख को शांत करने के लिए, उसकी प्यास को शांत करने के लिए वो क्या करता है, मुख का इस्तेमाल करता है। भोजन ग्रहण करता है या दूध पीता है, अपने अंगूठे को चूसता है या मतलब मुंह से कुछ बोलता है या इस तरह से कुछ करता है, तो उसका जो प्रयास, जो प्रथम प्रयास है, मुख से होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि उसके सराउंडिंग में जब उसका वो मुख से जब अपनी एक्टिविटी उसने शुरू किया, ठीक है, उसके पास पड़ोस में उसके जो पेरेंट्स हैं अगर उसके साथ हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ उसको आनंद की अनुभूति करा रहे हैं, तो वो बच्चा जो होगा वो निश्चित रूप से उसका जो स्वभाव होगा वो मौखिक अवस्था का उसका विकास जो है सही ढंग से हुआ माना जाएगा। और उसका स्वभाव देखो इन्होंने लिखा है यहाँ पर, फ्रायड के अनुसार वह वयस्क जिसके लिए यह संसार कट अनुभव से परिपूर्ण है, संभवतः मौखिक अवस्था का उसका विकास कठिनाई से हुआ रहता है। मतलब इन्होंने, फ्रायड ने ये बताया है कि ये नॉर्मली जब बच्चा जो है मतलब अच्छी भावनाओं का अगर अनुभव करता है, मतलब उसके पेरेंट्स उसको लाड दुलार कर रहे हैं, उसको मुख से, क्योंकि वो अपनी आंखों से और मुख से ही सारी चीज़ों का अच्छा अच्छा अनुभव करता है, तो अगर उसके माँ बाप उसको उस तरह से चीज़ें की अगर मतलब भावनाओं का अगर वहाँ पर मतलब बेसिकली उसे अगर समझ में आ रहा है उस पर्टिकुलर अवस्था में, उस पर्टिकुलर एज में, तो उस बच्चे के अंदर, जब बच्चा युवा होगा, तो वो उसके अंदर मतलब किसी प्रकार की समाज को लेकर कठिनाई नहीं होगी, संसार के कटु अनुभव उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन उसी के विपरीत एक दूसरा बच्चा जिसने गलत अनुभव किया है, जिसको मतलब मुख द्वार से, या जो है उसको सही से खाने को नहीं मिला बचपन में, या जो है उसको डांट मिली, फटकार मिली, उसने सही चीज़ों को देखा नहीं, ऐसे होता है ना स्टूडेंट्स की, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, इलिटरेट टाइप के, या इलिटरेट न कह करके मैं कहूँ कि गंवार टाइप के होते हैं, और गंदी हरकतों से पीड़ित होते हैं। ठीक है, बच्चे हो जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो घर में ही मतलब लड़ते झगड़ते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उनको जो बेसिक जो केयरिंग होती है वो केयरिंग नहीं मिलना। ठीक है, इस तरह से आप जो है जब इस चीज़ पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ये पूरा संसार कैसा लगता है, कटु लगता है, उनका व्यक्तित्व इस तरह से बन जाता है। कह रहा है उनके अनुसार एक व्यक्ति जिसके लिए यह संसार कट अनुभव से परिपूर्ण है, मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अच्छा अनुभव नहीं किया है उन बचपन के दिनों में, तो उसके लिए यह संसार कैसा होगा, कट अनुभव का मतलब एक तरह से उनको विकास के रूप में उनका विकास हुआ है, तो उस संसार पूरी तरह से उसको अच्छा नहीं लगेगा, कहने मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है गुदीय अवस्था। गुदीय अवस्था का मतलब गुदा मतलब एनस, जहाँ से बच्चा पॉटी करता है, ठीक है, और या टॉयलेट करता है। तो इन दोनों बेसिकली ये आपके जननांग होते हैं। ठीक है, तो इन जननांगों पर बचपन में इन पे भी पेरेंट्स बड़ा फोकस करते हैं। कैसे फोकस करते हैं? बिकॉज पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को सीटी का सहारा लेकर के, या उनको कुछ इस तरह से सीटी वगैरह बजा करके उनको टॉयलेट करना या मतलब पॉटी करना उनको सिखाया जाता है। तो अब जब बच्चा सीटी बजाने पे या पॉटी करने पे जब पॉटी करता है तो मम्मी क्या होती, खुश होती हैं कि नहीं बेटा चलो अच्छे कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आपने इन सब चीज़ों को देखा होगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से जब बच्चा अनुभव करता है तो उसको लगता है यार ये जो काम है ये कुछ अच्छा काम है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा करता हूँ जब मैं बिस्तर पे न टॉयलेट करके, अगर मैं सही जगह पर टॉयलेट करता हूँ, ठीक है, बाहर करता हूँ, तो मुझे उसको अच्छा अनुभव होता है। जब उसको अच्छा अनुभव होता है तो वो निश्चित रूप से उनके वो जो द्वार है ना, उसको उनके उन द्वारों के प्रति उसका एक निश्चित रूप से, जैसा यहाँ पर फ्रायड कह रहे हैं कि उसके अंदर एक बेसिकली एक अलग तरह से एक समझ उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये पूरा टेक्स्ट रीड कर देता हूँ। कह रहा है ऐसा पाया गया है कि 2-3 वर्ष की आयु में बच्चा समाज में कुछ मांगों के प्रति अनुक्रिया करना सीखता है, और इसमें एक प्रमुख मांग जो है माता पिता की ये होती कि वो मूत्र त्याग या मल त्याग जो है अपने शरीर से वो करे, है ना। और अधिकांश बच्चे इस युग में इन क्रियाओं को करने में आनंद का अनुभव करते हैं। उसका यही कारण है कि जब बच्चा पॉटी करता है या जो है टॉयलेट करता है तो बाहर मतलब करता है, तो या मम्मियाँ जो है कई बार ऐसा होती हैं कि मम्मियाँ उनको लाड और स्टेम भी करती हैं। ठीक है, कि वो बच्चा अपना पेट सही कर रहा है या मतलब वो मतलब ठीक अवस्था में है। कह रहा है शरीर का गुदीय क्षेत्र कुछ सुखदायक अनुभव का केंद्र हो जाता है इस अवस्था में। ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, ठीक है। इस अवस्था में ईड, अब आपने ईड पढ़ा था ना, जो सेक्सुअल डिजायर वाली बात थी, और अहम के बीच आपका द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से अब बेसिकली
यहाँ पर दो चीज़ों का उत्पन्न होना है, इड और अहम, ये दो चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न होगी। साथ ही शैशवावस्था में सुख की इच्छा एवं वयस्क रूप में नियंत्रित व्यवहार की मांग के बीच में द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है। देखो यहाँ पर द्वंद्व मतलब लड़ाई। लड़ाई कैसे? लड़ाई ऐसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके उन द्वारों पर टॉयलेट कर रहा है या पॉटी कर रहा है तो उन द्वारों पे उसको अच्छी उन अनुभूति होती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको उन द्वारों से बिल्कुल उसको प्राइवेट रखा जाता है, बिल्कुल प्राइवेट उसको, है ना। तो अब ऐसे ऐसे जब बच्चा सोचता है, मतलब उसकी उसका उस माइंड का अपना जो बॉडी का कुछ तरह से डेवलपमेंट है, तो उस बच्चे के दिमाग में इस तरह से चीज़ें चलती है, एक अंदर ही आंतरिक द्वंद चलता है कि यार ऐसा क्यों, बड़े होने के बाद ये चीज़ ऐसी हो गई या छोटे होने के बाद ये चीज़ ऐसी थी, तो ऐसा क्यों होने लगा। जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक अच्छा एग्जांपल, यहाँ से अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो। ऐसे एक घर में दो बच्चे हैं, एक बॉय है एक गर्ल है, ठीक है। बचपन में उनके जो पेरेंट्स होते हैं, बॉय और गर्ल दोनों को क्या करते हैं, समान लाड दुलार करते हैं, एक ही तरह से पालते पोसते हैं। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, उसी समाज में जब वो छोटे छोटे होते हैं तो आप बाहर जाके खेलते हैं, पास पड़ोस में खेलते हैं, उनकी मम्मी कभी मना नहीं करती, पापा कभी मना नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बच्चे बड़े होने के बाद अब लड़कियों को मना करना शुरू कर देते हैं और लड़कों को उनको मना नहीं करते, ठीक है। बिकॉज वो लड़का है, वो जाके खेले, कोई दिक्कत नहीं। लड़कियों के ऊपर थोड़ा सा रोक टोक होना शुरू हो जाती है। तो इस लड़की के मन में कुछ विचार आते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अभी तक तो सब बराबर था, अब मेरे साथ कुछ अलग तरह से व्यवहार हो रहा है। तो अलग तरह से जब व्यवहार होता है, तो अगर वो लड़की उस समाज को समझ जाती है, मतलब उस समाज की जो डिमांड होती है, समाज डिमांड यही है ना कि आप जो है जैसे जैसे बड़े हो, जैसे जैसे आपका यौनारंभ शुरू हो जाता है, वैसे एक तौर तरीके से एक पहनाव आपका और जो है और बाकी तौर तरीके उस हिसाब से ढल जाने चाहिए। अगर वो नहीं ढलते तो निश्चित रूप से आप गलत हरकत करते हो, ठीक है। अगर आप समाज के साथ सटीकता से अगर मिल जाते हो, घुल जाते हो, तो आपका कोई कुछ दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर आप समाज के साथ घुल मिल पाते नहीं तो आप बड़ा कंफ्यूज जाते हो, सोचते हो यार ऐसा कैसे हो रहा है। बचपन में तो ये मम्मी पापा हम दोनों को समान लाड दुलार करते थे, हम कहीं भी जाते थे जाने देते थे। अब भाई को जाने दे रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, मुझे टोक रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है। भाई किसी से फ़ोन पे बात करता है तो भाई को कुछ नहीं कहते, मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत कहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है। तो अगर उस लड़की की या उस बच्ची की अगर जो है सामाजिक जो समझ है, उसके अंदर डेवलपमेंट एक क्रमानुसार अगर नहीं होती या उस समाज के साथ वो एक तालमेल नहीं कर पाती, तो निश्चित रूप से उसके अंदर द्वंद्व चलता है। मतलब वो बहुत हैरान हो जाती है, उसके मन ही मन में डिस्टर्बेंस हो जाती है, और इसका परिणाम कई बार अपने को गलत भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया है जो पांचवी अवस्था, उसमें आपका आता है लैंगिक अवस्था। कह रहा है यह अवस्था जनांगों पर बल देती है। 4-5 वर्ष की आयु में बच्चा पुरुष या महिला के बीच बीच के भेद अनुभव करने लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 4-5 साल के जब आप होते हो तो आपको पता जाता है कि ये फीमेल है, ये मेल है, और ये सच्चाई है। बच्चे ये सारी चीज़ समझते हैं, और बच्चे कामुकता के प्रति अपने माता पिता के बीच काम संबंध के प्रति जागरूक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब माता पिता के जो संबंध होते हैं उनके प्रति वो उन संबंधों के प्रति क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। कामुकता का मतलब होता है कि काम की युक्ति, जैसे मैं कहूँ कि इससे मान लेते हैं मम्मी बच्चे से बहुत प्रेम करती हैं, तो उस बच्चे का मम्मी के प्रति एक रुझान, एक मम्मी के प्रति एक लगाव ज़्यादा होगा। पापा थोड़ा कड़क आवाज़ में, मुस्टैचेस हैं, मूछें हैं, दाढ़ी है, और वो थोड़ा भयानक लगते हैं बच्चों को। तो उनको लगता है कि यार ये आदमी कोई बदमाश है, ये मतलब उसके प्रति, मतलब पापा को देख करके बच्चों को लगता है कि ये मुझे पीटने वाला है और मम्मी मुझे लाड करने वाली है, और वो बच्चा इस तरह से मम्मी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होने लगता है। बात समझ पा रहे हो। तो उसके अंदर कुछ इस तरह से, बिकॉज पेरेंट्स के अंदर वो चीज़ें वो सारी है, तो उसके अंदर मम्मी के प्रति प्रेम की भावना, पापा के प्रति आक्रामकता की भावना उसके अंदर डेवलपमेंट होने लगती है। देखो जरा ध्यान से इन्होंने क्या लिखा है, कह रहा है इस प्रकार का अनुभव करता है, जिसमें एक बेसिकली एक इन्होंने बताया है एक इडिपस एक, अभी हमें आगे आपको बताता हूँ इडिपस कौन थे। इडिपस मनोग्रंथि जिसे कहते हैं का अनुभव करता है, जिसमें अपनी माता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति आक्रामकता सन्निहित उसके अंदर होने लगती है बच्चे के अंदर, ठीक है। 4 से 5 साल के बच्चे के अंदर बेसिकली यहाँ पर इन्होंने देखो इडिपस किसको बताया है। इडिपस जो इन्होंने मनोग्रंथि बच्चे के अंदर हो जाती है वो क्या होती है, ये लड़के के लिए है। इडिपस एक ग्रीक राजा थे जिसने अनजाने में अपने पिता की हत्या कर दी, ठीक है। वही उसके अंदर एक मतलब दुश्चिंता आई होगी और उसने हत्या कर दी, उसको पता नहीं चला कि मैंने क्या कर दिया, और इस प्रकार से हत्या करने उसने मम्मी से, अपनी माता से विवाह कर लिया था। सत्य घटना है ये। इस अवस्था की एक प्रमुख
विकासात्मकता या विकासात्मक उपलब्धि यह है कि बालक अपनी इस मनोग्रंथि का समाधान कर लेता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सभी के साथ ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है। अधिकतर बच्चे क्या 99%, 99.99% बच्चे क्या होते हैं, वो विकास के उनका जो अनुक्रम होता है इस ग्रंथि को क्या करते हैं, संभाल लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये मेरी माँ है, इसके प्रति प्रेम मेरा रखना जरूरी है, लेकिन वो प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए उस प्रेम की समझ उन्हें हो जाती है समाज से। लेकिन जैसे इडिपस था, उसको नहीं हुई थी, उसने अपने पिता को मार दिया। ठीक है, अब मम्मी के प्रति उसका गलत प्रकार का प्रेम, उसका डेवलपमेंट हो गया। और ये चीज़ें नेचुरल है स्टूडेंट्स, जानवरों में कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं। ठीक है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर वो डिज़ायर्स, वो चीज़ें इस तरह से होती हैं। ठीक है, आपको एक साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, एक अलग स्तर पे, अपने बौद्धिक स्तर को थोड़ा सा ऊपर ले जाके आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, तो आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये कह सकते हैं, थोड़ा सा हमें अलग रुख दे रहा है, लेकिन ये सारे रुख हमारे ही नॉलेज के लिए है और कोई गलत रुख नहीं होता। हमने किसी को गलत समझा है, हमने इन सेक्सुअल डिस्कशन को या सेक्स एजुकेशन को हमने ही गलत समझा है, ये हमारी समझ का फ़र्क है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। माता पिता के प्रति संबंधों को स्वीकार कर लेता है और इस प्रकार वो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। इडिपस ने माता पिता के प्रति जो संबंध थे, मतलब मम्मी पापा के बीच जो प्रेम का संबंध था, इडिपस नहीं संभाल सका, इसी वजह से उसने अपने फादर को मार के मम्मी से शादी कर ली थी, ये कारण था। लेकिन नॉर्मल जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो माता पिता के प्रति जो प्रेम के संबंध होते हैं उसको समझता है कि ये मतलब नेचुरल है, बिकॉज उसका बौद्धिक स्तर उसी तरह से बढ़ने लगता है। ठीक है, एक विकासात्मक एक प्रक्रिया होती है। लेकिन लड़कियों के अंदर, उनके अंदर थोड़ा सा अलग प्रकार का व्यवहार होता है। लड़कियों के अंदर भी यही होता है, लेकिन थोड़ा अलग प्रकार का व्यवहार होता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स इसलिए होती है, ये इन्होंने जो फ्रायड है उन्होंने इसलिए डिस्कशन किया है, बेसिकली एक एक नॉर्मल अपने बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है उसके बेसिस पे बहुत गहनता से इन्होंने स्टडी किया है, फिर उसके बेसिस पे उन्होंने लिखा है। ठीक है, और हमें समझाया है। कह रहा है गर्ल्स के अंदर जो होता है, इडिपस ग्रंथि थोड़े भिन्न प्रकार की घटित होती है। इसे इलेक्ट्रा मनोग्रंथि कहते हैं। इलेक्ट्रा मनोग्रंथि कौन थी? अब इलेक्ट्रा एक चरित्र थी, मतलब एक कैरेक्टर थी, जिसने क्या किया, अपने भाई के द्वारा अपनी माता की हत्या करा दी और अपने पिता से वो शादी कर लेती है। मतलब उसके अंदर फादर को लेकर के डिजायर्स होती है, इच्छा होती है। ठीक है, मतलब पिता से प्रेम करने की इच्छा होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा वही कि एक नेचुरल प्रोसेस है, इसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से ऐसी चीज़ें हुई। ठीक है, तो अब देखो आगे समझा रहे हैं, इस मनोग्रंथि में बालिका अपने पिता को प्रेम करती है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से उससे विवाह करना चाहती है, और प्रतीकात्मक रूप से उससे विवाह करना चाहती है। जब उसको यह अनुभव होता यह संभव नहीं होता, होता नहीं होता दिखता, तो अपनी माता का अनुकरण कर उसके व्यवहारों को अपनाती है। ऐसा वह अपने पिता का स्नेह प्राप्त करने के लिए करती है। तो देखो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। अब देखो मतलब जैसे जैसे वो लड़की जब बड़ी होगी तो उसको समाज की जो विकासात्मकता है उसको ग्रहण कर लेगी, तो उसको पता लगेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत है, ये तो समाज के विपरीत है, राइट। तो इन्होंने ये एक जनरल बेसिस पे आपको स्टडी करके आपको एग्जांपल दिया है, चीज़ें समझाई है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में हम सब कुछ सीखने लगते हैं, नहीं नहीं ये चीज़ें तो गलत है, ये सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम पापा को देखते हैं या फादर को, वो बच्ची देखती है कि मम्मी के प्रति उनका प्रेम अच्छा अगर है, व्यवहार अच्छा है, तो वो बच्ची मम्मी को अनुकरित करती है, मम्मी की बातों को, उनके चाल ढाल पे या उनके तौर तरीकों को अपनाती है। इस प्रकार से वो काम करती है, तो पापा का भी स्नेह उसको मिलता है, पापा की भी लाड दुलार मिलता है। उस बच्ची को उस अवस्था में उसको उस चीज़ से भी खुशी मिलती है, जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कह रहा है दोनों मनोग्रंथि के समाधान में क्रांति घटक समान लिंग के माता पिता के साथ तदात्मीकरण अब बेसिकली स्थापित करना। दूसरे शब्दों में बालक अपनी माता के प्रति लैंगिक भावनाओं का त्याग कर देता है, और जैसे जैसे वो बच्चा जब समाज में बड़ा होता है, तो जो बालक होता है, जो मतलब बॉय होता है, वो मम्मी के प्रति जो लैंगिक भावनाएं हैं वो उसको त्याग देता है। उसी प्रकार से जो इस गर्ल होती है वो भी फादर के प्रति जो भावनाएं होती है त्याग देती है, और इस तरह से उसका क्रमानुसार एक डेवलपमेंट होता है इस समाज के अंदर। तो निश्चित रूप से उस चीज़ को आगे जाके समझ पाती है। ठीक है, तो ये आपका एक था लैंगिक अवस्था का एक मतलब व्यक्तित्व किस तरह से मतलब डेवलपमेंट करता है। इसके बाद इन्होंने बताया है काम प्रसुप्ति अवस्था। काम प्रसुप्ति अवस्था क्या होती है? यह अवस्था 7 वर्ष की आयु से आरंभ होकर के यौनारंभ तक बनी रहती है। कह रहा है इसमें जो है
बेसिकली जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद की जो अवस्था होती है उसके अंदर ऐसी चीज़ें आती तो हैं, लेकिन उसको अब ये भी समझ होती है कि मेरे जीवन के लिए क्या ज़रूरी है। जैसे आप सभी अभी जिस एज में चल रहे हैं, ठीक है, इससे थोड़े इस एज में आप कह सकते हैं, इस एज में बेसिकली आपके अंदर दोनों ही चीज़ें घटित हो रही हैं। आप अपने जीवन को लेके भी थोड़े सतर्क हो कि मैं जीवन में मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, मेरा साथ होना क्या है, मैं क्या कर पाऊंगी या क्या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप समझ रहे हो। उसके साथ साथ आपके अंदर एक सेक्सुअल डिज़ायर, जननांगी अवस्था जो जिसका डेवलपमेंट भी साथ साथ अभी हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से हमें अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है। और एक बहुत जेन्युइन, बहुत मतलब सिंपल टू अंडरस्टैंड फैक्टर है स्टूडेंट्स, में कोई भी गलत नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन को, अपनी समझ को अपने साथ रखना चाहिए। हम सभी के साथ संबंध नहीं स्थापित कर सकते, बिकॉज ऐसा अगर हम करने लगे तो हम निश्चित रूप से जानवर तुल्य हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमारे समाज ने एक मतलब सिस्टम बनाया है, एक शादी ब्याह का एक सिस्टम बनाया है, बहुत सारे तौर तरीके बनाए हैं जिसको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और निश्चित रूप से समाज जो होता है, समाज एक क्रमागत रूप से जिसका विकास हुआ है, एक बहुत जैसे जैसे समय की रिक्वायरमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग उसका विकास होता गया है। जैसे पहले के टाइम में छोटे बच्चे की शादी हो जाती थी, बच्चा जब 1 साल 2 साल का होता था तभी उसकी शादी हो जाती थी, उस टाइम की जरूरत थी, ठीक है। आज जरूरत नहीं है, आज बच्चे की 23 साल में 24 साल में शादी हो रही है। तो अब उस टाइम आप सोचोगे उस टाइम क्या जरूरत थी, उस टाइम कुछ ऐसी ज़रूरतें थी पूर्वजों के द्वारा, हो सकता है वहाँ पर सेक्सुअल वाली मतलब ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत इस प्रकार थी कि मतलब बच्चे को पहले से ही मतलब उसको एक जीवन साथी के रूप में उसको इस तरह से प्रदान कर देना या कम उम्र में शादी कर देना, ये उस टाइम की ज़रूरत वास्तविक रूप से सच सच रही होगी स्टूडेंट्स, उसका कोई नेगेटिव अफेक्ट नहीं रहा होगा। लेकिन लोगों ने जब आज का समय, उस टाइम का समय कुछ और था, आज के समय कुछ और है। अब इसमें मैं डिस्कस करूँ, एग्जांपल देके आपको समझाऊं, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उस टाइम का समय कुछ और था, आज का टाइम बेसिकली कुछ और है। आज की डिमांड ऐसी नहीं है। आज की डिमांड आज का जो डिमांड है बेसिकली उसमें ऐसा है कि गर्ल जो है बेसिकली मिनिमम 18 ईयर्स और बॉयज़ मिनिमम 23 ईयर्स की एज में शादी होनी चाहिए। तो ये आज की डिमांड है। हो सकता है टाइम में कुछ और होने लगे, हो सकता है शादी ब्याह का सिस्टम ही खत्म हो जाए, ठीक है, बिकॉज जैसी अभी कंडीशन अपने को देखने को मिल रही है। तो ये जैसे जैसे समाज अभी जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है उस तरह समाज का भी डेवलपमेंट होता है। समाज हमें बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जननांगी अवस्था, जिस अवस्था में अभी आप लोग चल रहे हो, अलग अलग अपोजिट सेक्स के प्रति जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से ये अवस्था हमारी पूरे जीवन पर्यंत रहती है, लेकिन हमें इस पर भी अपने बौद्धिक स्तर के रूप से कंट्रोल या हमें समझ रखनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसे हम कहते हैं स्त्रीकरण, फिक्सेशन इसे कहते हैं। अब हम ये देखो, नेक्स्ट आपका यही बेसिकली इन्होंने समझाया फ्राइड के सिद्धांत का एक यह अभिग्रह भी है। बच्चा जब विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ बढ़ता है तो वह जगत के प्रति अपने दृष्टिकोण को समायोजित कर लेता है। मतलब वही वही बात हुई ना कि जैसे जैसे आप अभी जिस एज में चल रहे हो आपको सब कुछ पता चल गया है, समझ आ चुकी है आपको। हो सकता है आपके पड़ोस में जो मेल है या फीमेल है उसके उसके प्रति आपके अंदर एक अट्रैक्शन की भावना हो, लेकिन अब आपको समझ आ चुकी है। तो अगर भावना आपके अंदर ऐसी आ भी रही है तभी आप निश्चित रूप से उसे फिक्स करोगे। देखो लिखा ना, स्त्रीकरण हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है, आप उसको स्थिर करते हो, उसको फिक्स करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से चीज़ें आपकी अंदर देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए बच्चा अपने विकास में लैंगिक अवस्था को सफलतापूर्वक पूरा नहीं अगर कर पाता। अच्छा, इसका कुछ उल्टा प्रभाव भी मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो थोड़ा सा मैं वीडियो स्टॉप करने के जल्दी से हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दी जाए। तो यहाँ पर बेसिकली कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है। देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर जिस बच्चे के अंदर ये सामाजिक रूप से जो बेसिकली डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो समझ जाता है कि नहीं ये चीज़ सही है और इसको इस तरह से अपने जीवन को इस या अपने अंदर इस तरह से हमें बदलाव कर लेना चाहिए एक कालानुक्रम में। लेकिन जिसके अंदर ये चीज़ नहीं होती है उसके अंदर क्या आता है, प्रतिगमन, रिग्रेशन हो जाता है। और वो गलत, जितने भी गलत काम आपको सुनने को देखने को मिलते हैं, चाहे मर्डर से घिनौने क्राइम हो, दुश्चिंता का वो भी एक कारण होता है, बिकॉज उसका बौद्धिक स्तर उस लेवल से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। या जो है अगर हम रेप जैसे घिनौने क्राइम की बात करें या किसी भी तरह से अगर क्राइम की बात करें तो उसका यही है और यही कारण होता है कि जब एक स्टेज से मतलब उसका जो पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है तो बेसिकली वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाता। जो उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाता तो गलत कर्मों को या गलत कामों को वो कर बैठता है, ठीक है। सो आई होप कि स्टूडेंट्स की आप इन चीज़ों को समझ गए। अब जो अगला टॉपिक आपका चलेगा ये अपना
पास्ट फ्रायडवादी उपागम, जिसे हम अगले टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे। इसमें कार्ल युंग, उद्देश्य एवं आकांक्षाएं आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। और आपका अभी कुछ वीडियो और बनेगी चैप्टर नंबर 2 को कवर करने के लिए। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई है, किसी को डाउट कन्फ्यूजन नहीं है। वीडियो बड़ी होती है स्टूडेंट्स, क्या करूँ मैं, जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, जब तक आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मुझे खुद संतुष्टि नहीं होती। बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा, मेरा समय व्यर्थ हो जाएगा। आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखा करो। अगर पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आने वाली है कोई बातें। वीडियो को पूरा देखा करो। मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, आपके कोई डाउट बनते हैं तो मुझसे पूछिए। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर नोट्स चाहता है साइकोलॉजी का कंप्लीट नोट्स, बिकॉज एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो नोट्स का भी सारा केवल लेना पड़ता है, तो मेरे नंबर 9560309722 पे बात कर सकता है। 9560309722। नोट्स स्टूडेंट चार्जेबल होगा। चार्जेबल इसलिए होगा बिकॉज टाइपिंग कॉस्ट ऐड की जाती है और वो आपको नोट्स सेपरेट मिलेगा, बहुत क्वालिटी नोट्स। जैसे यहाँ पर मैं अभी बुक का सहारा लेके आपको समझा रहा हूँ। बुक का सहारा इसलिए बिकॉज यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ लाइन टू लाइन एवरीथिंग, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पूरी तरह से भरपूर नॉलेज मिले। उसके बाद नोट्स मैंने प्रॉपर बनाया है, नोट्स बहुत बेहतर लेवल से। ठीक है, अगर आप उसको चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।